lecture, we will discuss arrest before judgment in detail. Order 38 rules 1 to 4 deals with arrest before judgment. Generally, a creditor having a claim against his debtor has first to obtain a decree against him and then execute the said decree by having him arrested or his property attached in execution under the provisions of Order 21. Under special circumstances, however, the creditor can move for the arrest of debtor or for the attachment of his property even before the judgment. जनरली जो क्रेडिटर है और जिसके पास क्लेम है डेप्टर के प्रति, पहले वो डिक्री ऑब्टेन करता है, उसके बाद डिक्री को एग्जीक्यूट करवाता है, या तो डेप्टर को अरेस्ट करवाकर या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाकर एग्जीक्यूशन में जो ऑर्डर 21 से डील होता है। कुछ सर्कमस्टांसेस में क्रेडिटर डेप्टर की अरेस्ट की एप्लीकेशन या उसके प्रॉपर्टी की अटैचमेंट जजमेंट से पहले भी उसकी एप्लीकेशन लगा सकता है। ऑब्जेक्ट अंडरलाइंग दीज प्रोविजंस, जो ये प्रोविजन है आपका ऑर्डर 38 rule 1 to 4 to enable the plaintiff to realize the amount of decree if one is eventually passed in his favor and to prevent any attempt on the part of the defendant to defeat the execution of such decree passed against him. Grounds: where at any stage of the suit the court is satisfied either by the affidavit or otherwise, केस की किसी भी स्टेज के वक्त, सूट की किसी भी स्टेज के वक्त अगर कोर्ट को लगता है या एफिडेविट के द्वारा या दूसरे तरीके से that the defendant with intent to delay the plaintiff or to avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him, that the defendant with intent to delay the plaintiff, जो डिफेंडेंट है उस इंटेंशन के साथ जो डिले करे, टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करे, टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री, या तो बाधा डाले या एग्जीक्यूशन को डिले करे जो उसके खिलाफ दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ पास हो सकता है। हैज एब्सकॉन्डेंट, या डिफेंडेंट फरार हो जाए, और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड or leave the local limits of the jurisdiction of the court, has disposed of, या उसने डिस्पोज कर दिया हो, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया हो और रिमूव्ड कर दिया हो फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction of the court, his property or any part thereof. Next ground,
that the defendant is about to leave India, या तो डिफेंडेंट भारत छोड़ने वाला हो अंडर सर्कमस्टांसेस, उन हालातों में affording reasonable probability that affording reasonable probability the plaintiff will or may thereby be obstructed or delay in execution of any decree, प्लेंटिफ को ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाए कि प्लेंटिफ जो अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगा उसमें बाधा पहुंचेगी या उसमें डिले होगी, देरी होगी, जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में पास होगी। द कोर्ट में इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट, कोर्ट डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकती है, एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज, या कोर्ट के समक्ष लाने के लिए उसे वारंट इशू कर सकती है। ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। द डिफेंडेंट शैल नॉट हाउएवर बी अरेस्टेड, डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant as sufficient to satisfy the plaintiff's claim। डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर डिफेंडेंट पे करता है ऑफिसर को जिसको वारंट एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी दी गई है, एनी सम, इफ डिफेंडेंट पेज एनी सम स्पेसिफाइड इन द वारंट, वारंट में जो भी सम बताया गया है उसको डिफेंडेंट एग्जीक्यूशन जो ऑफिसर है उसको पे कर देता है, जो सम है वो सफिशिएंट है टू सेटिस्फाई द प्लेंटिफ्स क्लेम। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, डिफेंडेंट को अरेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए जजमेंट से पहले वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। द पावर टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड दैट टू बिफोर ए डिक्री इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ इज ए ड्रास्टिक एक्शन and must be taken after due care, caution, and circumspection. Before a court acts under this rule, it must have reason to believe on adequate material that, unless the power is exercised, there is a real danger that defendant will remove himself or his property from the jurisdiction of the court. The power to arrest the defendant before the judgment is a very drastic action. Must be taken after due care, caution, and circumspection. Before courts act, it must have reason to believe, कोर्ट के पास जो ये पावर है डिफेंडेंट को अरेस्ट करने की, उसको यूज करने से पहले कोर्ट को विश्वास करना होगा रीजन से, जो उसके पास एडिक्वेट मटेरियल है ये पावर यूज करने से पहले, कि देयर इज ए रियल डेंजर, एक रियल डेंजर है, defendant will remove himself or his property from the jurisdiction of the court. Power of arrest before judgment can neither be used as a lever for the plaintiff to coerce or compel the defendant to come to terms or to secure easy execution ऑफ डिक्री। जो शक्ति है कोर्ट के पास
जजमेंट से पहले डिफेंडेंट को अरेस्ट करने की, दैट पावर कैन नाइदर बी यूज्ड एज ए लीवर फॉर द प्लेंटिफ टू कोर्स और कंपेल द डिफेंडेंट टू कम टू द टर्म्स नॉट टू सिक्योर easy execution of decree. Conditions. An application for arrest may be made by the plaintiff at any time after the plaint is presented, even before the service of summon is affected on the defendant. जो एप्लीकेशन है डिफेंडेंट को जजमेंट से पहले अरेस्ट करने की, जो लगेगी ऑर्डर 38 रूल 124 के तहत, एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट मे बी मेड बाय द प्लेंटिफ एट एनी टाइम. किसी भी वक्त एप्लीकेशन लगाई जा सकती है डिफेंडेंट को अरेस्ट करने की आफ्टर द प्लेंट इज प्रेजेंटेड. जब प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है, किसी भी वक्त डिफेंडेंट को अरेस्ट करने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जा सकती है, इवन बिफोर द सर्विस ऑफ समन इज अफेक्टेड. सर्विस ऑफ समन के अफेक्ट डिफेंडेंट के प्रति अफेक्टेड होने से पहले भी हम एप्लीकेशन को लगा सकते हैं. हावेवर, बिफोर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द टू कंडीशंस. First condition is plaintiff suit must be bona fide. जो plaintiff का suit है वो bona fide होना चाहिए. His cause of action must be prima facie unimpeachable, subject to his proving the allegation in the plaint. The court must have reason to believe on adequate materials that unless this extraordinary power is exercised, there is a real danger defendant will remove himself or his property from the ambit of the powers of the court. So we can say that जो plaintiff का suit है वो बोनाफाइड होना चाहिए, और जो कोज ऑफ एक्शन है, हिज कोज ऑफ एक्शन मस्ट बी प्राइमा फेसी अनइम्पेचेबल, सब्जेक्ट टू हिज प्रूविंग द एलिगेशंस इन द प्लेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कोर्ट मस्ट हैव ए रीजन टू बिलीव ऑन एडिक्वेट मटेरियल्स. कोर्ट के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए, जो एडुकेट मटेरियल के ऊपर जो रीजन है कि डिफेंडेंट अपने आप को या तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रिमूव कर लेगा या अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर लेगा, मतलब वो कोर्ट की पहुंच से बाहर हो जाएगा. सिक्योरिटी रूल 224. वेयर द डिफेंडेंट fails to show cause why he should not furnish security for his appearance, the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him, or to furnish security for his appearance at any time when called upon. The court has discretion as to the manner as also the amount of security. Every surety for the appearance of a defendant shall bind himself in default of such appearance. Every surety for the appearance of a defendant shall bind himself. जो भी व्यक्ति श्योरिटी देगा डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए, वो अपने आप को बाइंड करेगा in default of such appearance to pay any sum of money which the defendant may be ordered to pay in the suit. Rule
3 lays down procedure to be adopted on application by the surety for discharge of liability। जो रूल 3 है वो प्रोसीजर बता रहा है कि कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा अगर श्योरिटी एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे मेरी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए। वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी, जहां पर डिफेंडेंट फेल हो जाता है सिक्योरिटी फर्निश करने से, और टू फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी, या उसे फ्रेश सिक्योरिटी नहीं मिलती, द कोर्ट में कमिट हिम टू सिविल प्रिजन। कोर्ट में कमिट हिम टू सिविल प्रिजन अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट, या तो जब तक सूट का फैसला ना हो जाए, और वेयर ए डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट हिम अंटिल द डिक्री हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी फर्निश नहीं कर पाता कोर्ट के समक्ष, कोर्ट में कमिट हिम टू सिविल इम्प्रिजनमेंट, सिविल प्रिजन, कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में भेज सकता है जब तक सूट का डिसीजन ना हो जाए, डिक्री पास ना हो जाए उसके अगेंस्ट में, या जब तक डिक्री एग्जीक्यूट ना हो जाए। वेयर अरेस्ट बिफोर जजमेंट नॉट अलाउड, एन ऑर्डर फॉर अरेस्ट of a defendant before judgment cannot be obtained in any suit for land or immovable property specified in clause A to clause D of section 16 of the code। जो प्रॉपर्टी क्लोज A to क्लोज D of section 16 सिविल प्रोसीजर कोड में दी गई है, उस प्रॉपर्टी के प्रति डिफेंडेंट की अरेस्ट का ऑर्डर जजमेंट से पहले नहीं प्राप्त किया जा सकता। अरेस्ट बिफोर जजमेंट कैन नॉट बी अलाउड टू कन्वर्ट अनसिक्योर्ड डेप्ट इनटू सिक्योर्ड डेप्ट और टू एंश्योर इजी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अपील, एन ऑर्डर पास्ड अंडर रूल 2, 3 and 6 of Order 38 is appealable। रूल 2, 3 या 6 ऑर्डर 38 का, इसके तहत कोई भी ऑर्डर पास होगा वो अपीलेबल है। ऑर्डर ऑफ अरेस्ट मेड अंडर रूल 1 ऑफ ऑर्डर 38 कैन बी सेट टू बी ए केस डिसाइडेड अंडर सेक्शन 115 of the Code of Civil Procedure and is said revisable। जो अरेस्ट का ऑर्डर है डिफेंडेंट को अरेस्ट करने का जजमेंट से पहले, जो रूल 1 के तहत पास किया जाता है, कैन बी सेट टू बी, उसको केस डिसाइडेड कह सकते हैं सेक्शन 115 के तहत, और वो ऑर्डर रिवाइजेबल है ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। Arrest on insufficient grounds, section 95 deals with that, where in any suit in which an order of arrest of defendant has been obtained, किसी भी केस में डिफेंडेंट की अरेस्ट का ऑर्डर प्राप्त कर लिया जाता है ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स बाय द प्लेंटिफ, or where the suit of the plaintiff fails, and it appears to the court that there was no reasonable or probable ground for instituting it, on application being made by the defendant, डिफेंडेंट के द्वारा एप्लीकेशन फाइल करने पर कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिफ, कोर्ट प्लेंटिफ को ऑर्डर कर सकती है टू पे कंपनसेशन सच अमाउंट, कि वो कंपनसेशन के रूप में इतना अमाउंट दे डिफेंडेंट को, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, जो 50,000 रुपये से ज्यादा का ना हो,
and as seems reasonable to the defendant, जो रिजनेबल प्रतीत हो डिफेंडेंट को, फॉर द एक्सपेंसेस, जो उसका खर्चा हुआ, और इंजुरी, इंक्लूडिंग इंजुरी टू रेपुटेशन caused to him. Thank you. Students, if you have any query, please feel free to contact me at legalbuddy@gmail.com. Thank you.